एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्रेजी फॉर बायो चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने जेनेटिक्स टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने जेनेटिक्स के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे और उनकी जितनी भी डिस्कवरीज हैं वो कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई साइंटिस्ट रह गए होंगे तो वो हम जब ये टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे तो उसमें स्टडी कर लेंगे। तो देखिए, जो जेनेटिक्स है, इस जेनेटिक्स के अंदर टू टर्म आती हैं, एक तो हेरिडिटी, एक वेरिएशन। देखिए, हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर जेनरेशन। इसका मीन्स है मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ऑफ ट्रेड्स का मीन्स होता है करेक्टर्स। जो भी करेक्टर है हमारे वो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे अंदर मम्मी के ये गुण आए हैं, पापा के ये गुण आए हैं, तो ये क्या हो गया? ये हेरिडिटी हो गया। एक टर्म होती है वेरिएशन। वेरिएशन का मीन्स होता है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। मतलब जो भी दो हैं उनके बीच का डिफरेंस। जैसे मतलब दो भैया बहन हैं, उनके बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, इसे हम वेरिएशन कहेंगे। हैं तो वो एक ही जनरेशन के, लेकिन उनके बीच जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएशन। एक देखिए, जो जेनेटिक्स है ये तीन टाइप का हम पढ़ेंगे मेनली। मतलब तीन टाइप का कैसे? देखिए, एक तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, एक मोलिक्यूलर जेनेटिक्स, एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन। और मोलिकुलर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे मोलिक्यूल्स हैं हमारे, डीएनए, आरएनए वगैरह, इन्हें। और पॉपुलेशन के अंतर्गत हम पॉपुलेशन को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है, इसके अंदर एक आती है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसके अंदर क्या होगा? एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी, मतलब मेंडल जो थे उनसे पहले की हिस्ट्री। एक आती है मेंडेलियन जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स और क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। एक आती है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन, इन सभी के बारे में। तो आइए एक एक करके स्टडी करते हैं इन सभी के बारे में। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स की। प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंतर्गत हमारी कई सारी थ्योरीज दी गई थी। जैसे एक थ्योरी थी वेपर फ्लूइड थ्योरी, एक थी रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, एक थी रिफॉर्मेशन थ्योरी। ये सभी थ्योरीज के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहली है हमारी वेपर फ्लूइड थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है? गिवन बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस का आपने नाम सुना होगा, मैथ्स में हमारी पिरमें वगैरह पढ़ते हैं इनकी। तो इन्होंने जो एक थ्योरी दी थी, ये दी थी वेपर फ्लूइड थ्योरी। मतलब इन्होंने, इनकी थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया था? एवरी बॉडी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस मोस्ट वेपर्स विच यूनिट्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी एवरी बॉडी ऑर्गन, हमारे शरीर का जो भी ऑर्गन है वो प्रोड्यूस करता है, जैसे पसीना वगैरह, और विच यूनिट्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, और इसी से न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। और इनकी जो सबसे ज़्यादा थ्योरी है वो मतलब रोमन एम्पायर की मानी जाती है। जैसे रोमन एम्पायर थे, वो अपने ब्लड को बहुत ज़्यादा प्योर मानते थे और किसी भी ब्लड को प्योर नहीं मानते थे। तो इसलिए ये क्या करते थे? रोमन एम्पायर अपने आपस में ही शादी कर लेते थे। जैसे दो भैया बहन हो गए तो उनकी आपस में शादी करा दी। तो ये क्या है? ये है हमारी वेपर फ्लूइड थ्योरी। हाँ, इसी वजह से इस एम्पायर का पतन भी हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भयानक भयानक जिन्हें हम कहेंगे डिजीज़ लग गई थी उनमें। और उसका मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था, ये सब हेरिडिटी के कारण हो रहा था। और एक हमारी थ्योरी है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। ये हमें दी थी अरिस्टोटल ने। इनका नाम भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। और इन्होंने थ्योरी दी थी। देखिए, इन्होंने क्या कहा था? जो मेल होते हैं प्रोड्यूसेस हाई प्योरीफाइड ब्लड, इसे हम क्या कहेंगे? हाईली प्योरीफाइड ब्लड को ही हम रिप्रोडक्टिव इन्होंने ब्लड कहा। मतलब जितने भी मेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड ब्लड प्रोड्यूस करते हैं, और जो फीमेल होती है वो प्रोड्यूस इम्प्योर ब्लड। उनके ब्लड को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्योर बताया था। मतलब जब स्पर्म ओवा इन सबका कॉन्सेप्ट नहीं आया था, ये तब की बात है ना, मेंडल से पहले की बात है। तो एक थ्योरी है हमारी प्रीफॉर्मेशन थ्योरी। इसमें इसे किसने दिया था? इसे दिया था स्वामर्डन ने। स्वामर्डन ने क्या कहा था? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ स्पर्म एंड ओवम, मतलब स्पर्म और ओवम की स्टडी हो गई थी। इसकी स्टडी किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। और किसकी? स्पर्म और ओवन की स्टडी। एक लिटिल मैन, इसे होम्यूनक्यूलस कहा था इन्होंने, इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्पर्म और एग। मतलब स्पर्म और एग के ऊपर जो है एक लिटिल मैन बैठा हुआ होता है, और जो मतलब एक न्यूबॉर्न को
करता है, प्रोड्यूस करता है। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत मतलब ये बात बताई गई थी क्या कि मतलब एक लिटिल मैन होता है, वो स्पर्म और या ओवम के एग के ऊपर बैठा हुआ होता है। एक इन्होंने थ्योरी दी थी पेंजेनेसिस थ्योरी। पेंजेनेसिस थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी डार्विन ने। डार्विन ने क्या बताया था? एवरी ऑर्गन ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस ए वर्ड और गेम्यूल्स और पेंजन। ऑल गेम्यूल्स कलेक्ट इन रिप्रोडक्टिव सेल एंड फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। सॉरी, ये गलत लिखा गया। ये होगा प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने बताया था कि एवरी ऑर्गन ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस ए ब्लड। हमारी जो बॉडी है उसका प्रत्येक ऑर्गन एक ब्लड प्रोड्यूस करता है। इन्हें ग्रेम्यूल्स भी कहते हैं, पेंजिन भी कहते हैं। और ये सब कलेक्ट हो जाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। किसने कहा था? डार्विन ने। देखिए थ्योरी, ये नाम आपको सुने हुए लग रहे हैं अब या नहीं? ये मैंने साइंटिस्ट के नाम सब पहले ही बता दिए थे, तो आपको थोड़ा सा ईजी लगने लगेगा। हाँ, साइंटिस्ट के नाम आपको थोड़ा सा लर्न करने पड़ेंगे, जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा पढ़ना इसे। देखिए, एक होती है एपिजेनेसिस की थ्योरी। एपिजेनेसिस की थ्योरी दी थी वोल्फ ने। वोल्फ ने क्या बताया था? ओनली गैमीट्स कैरी सब्सटेंस विच हैव कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पर इन्होंने सुधार किया है और काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया था। थोड़े थोड़ा कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के समझ में आने लग गया था। तो इन्होंने कहा था कि जो गैमीट होते हैं, गैमीट क्या है मतलब स्पर्म है या ओवम है, इनके अंदर ही कैपेसिटी होती है कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना सके। देखिए, अब तक हमने पढ़ी थी प्री मेंडेलियन थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे मेंडेलियन थ्योरी। मेंडेलियन थ्योरी तो मेंडेलियन थ्योरी किसने दी थी? मेंडल ने। इनका लाइफ टाइम कब माना जाता है? 1822 से 84 तक। इनका बर्थ प्लेस है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया मतलब। और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है इनका पाइजम सटाइवम। इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? पाइजम सटाइवम में 7 पेयर। 7 पेयर का मतलब हो गया 14 क्रोमोसोम। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। की जो ड्यूरेशन है, टाइम कितना लगा था इन्हें एक्सपेरिमेंट करने में? वो 7 ईयर का लगा था। और इनका जो वर्क है वो पब्लिश्ड कब हुआ था? 1865 में। इन्होंने लॉज दिए थे। कौन कौन से लॉ दिए थे? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। देखिए, इन्होंने जो है मेंडल ने कई सारे हमारे वो दिए थे, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने पाइसम सटाइवम के ऊपर। और इन्होंने जो है इन्हें इस एक्सपेरिमेंट को अपने प्रूव करने में और मतलब खुद समझने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। यहीं से हम कह सकते हैं नींव पड़ी थी हमारी। देखिए, एक हमारा क्वेश्चन बनता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। तो कब हुई थी ये? 1900 में हुई थी। और इसे किसने किया था? ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और टिसरमार्क। इन तीनों ने मिलकर की थी रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। एक जो है मेंडल ने कितने पेयर करेक्टर चूज़ किए थे? 7 पेयर करेक्टर चूज़ किए थे। ये क्वेश्चन आता है कि कितने पेयर करेक्टर चूज़ किए थे और किस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था मेंडल का। ये तो सभी को पता है, पाइजम सटाइवम। तो आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से वो करेक्टर्स हैं जो मेंडल ने चूज़ किए थे और उनका क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ था। जैसे एक करेक्टर था प्लांट की हाइट का। इसका डोमिनेंट करेक्टर तो टॉल था, लेकिन इसका रिसेप्सिव करेक्टर क्या था? ड्वार्फ। एक करेक्टर था फ्लोवर पोजीशन। इसका डोमिनेंट करेक्टर एक्शियल था और रिसेसिव करेक्टर टर्मिनल। एक इसका करेक्टर लिया था इन्होंने फ्लोवर कलर, तो डोमिनेंट वॉयलेट और रिसेसिव वाइट। एक था पोड कलर, तो डोमिनेंट तो ग्रीन और रिसेसिव येलो। एक था पोर्ट शेप, तो डोमिनेंट तो इन्फ्लेटेड और रिसेसिव कॉन्ट्रैक्टेड। एक करेक्टर था इनका शीड कलर और डोमिनेंट था येलो और रिसेसिव था इनका ग्रीन। एक करेक्टर इन्होंने लिया था सीड का शेप, तो इसका डोमिनेंट था राउंड और रिसेसिव था ब्रिंकल। तो देखिए, ये सारे करेक्टर आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से करेक्टर लिए थे, फिर उसमें डोमिनेंट क्या था, फिर रिसेसिव क्या था। आपको अब ये थोड़ा सा लग रहा होगा करेक्टर्स वगैरह के बारे में, लेकिन जब आप इसको 2 3 4 बार पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ब खुद ये इजी लगने लग जाएगा। एक देखिए, इन्होंने करेक्टर जो लिए थे वो कलर के कितने करेक्टर लिए थे? 3 करेक्टर लिए थे। कौन कौन से? एक तो फ्लोवर का पोर्ट लिया था और सीड, इन तीनों के करेक्टर लिए थे कलर के। एक इन्होंने शेप के करेक्टर लिए थे, वो कितने थे? 2 थे। कौन कौन से? पोड के और सीड का। इन्होंने पोड और सीड का तो शेप देखा और फ्लोवर, पोड और सीप, इन तीनों के कलर देखे। तो ये क्वेश्चन आता है कि कलर के लिए कितने करेक्टर चूज़ किए थे, शेप के लिए कितने करेक्टर चूज़ किए थे मेंडल ने। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है।
और देखिए एक साइंटिस्ट थे एस्बिलिंगस्टिन ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कॉन्क्लूडेड दैट जीन्स ऑफ 7 पेयर कॉन्ट्रैक्टिव करेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन 4 क्रोमोसोम। जो 7 पेयर के कॉन्ट्रैक्टिव करेक्टर हैं ये सब 4 क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। किसने बताया था? एक्स बिलिस्ट ने ये बताया था 4 क्रोमोसोम कौन कौन से हैं ये भी बताए थे। तो ये आपको ध्यान रखने की कौन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर ये करेक्टर है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है एग्जाम में। देखिए कौन कौन से क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1, 4, 5, 7। इन 4 क्रोमोसोम के ऊपर ये करेक्टर हैं। जैसे क्रोमोसोम 1 है तो इसके ऊपर कौन कौन से करेक्टर हैं? इसके ऊपर करेक्टर हैं फ्लावर कलर और सीड कलर। क्रोमोसोम 4 है, इसके ऊपर कौन से करेक्टर हैं? इसके ऊपर करेक्टर हैं प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन और पोड शेप। एक क्रोमोसोम 5 है, इसके ऊपर पोड कलर आता है सिर्फ। एक क्रोमोसोम 7 है, इसके ऊपर सिर्फ सीड का शेप आता है। तो ये करेक्टर आपको ध्यान रखने हैं क्रोमोसोम के कि कौन कौन से क्रोमोसोम पे कौन कौन से करेक्टर हैं। जैसे क्रोमोसोम 1 है, इस पर 2 ही करेक्टर हैं, फ्लावर कलर और सीड कलर। क्रोमोसोम 4 आया तो इस पर 3 है। जैसे प्लांट की हाइट देखनी है हमें, फ्लावर की पोजीशन देखनी है और पोड का शेप देखना है। और क्रोमोसोम 5 आया तो इसमें सिर्फ पोड का कलर देखेंगे। और क्रोमोसोम 7 आया तो इसमें हम सीड का शेप देखेंगे। तो बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद होने वाला है। और आप मुझे ज़रूर से बताना कि मेरी क्लास कैसी लगती है आपको कमेंट बॉक्स में, जिससे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं काफ़ी और अच्छा बेहतर करने की कोशिश भी करूँगी। तो आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना। देखिए मैं देखती हूँ बहुत सारी क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे, तो मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या लोगों ने ये धंधा बना रखा है कि मतलब पढ़ाने बैठ जाओ, कोर्स बेचते रहो, कोर्स बस वैकेंसी आने की देर रहती है और ये लोग बस कोर्स ले लो यही करते रहते हैं। तो बस मुझे थोड़ा यही लगा कि हाँ थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम भी ठीक होना चाहिए, और फिर यह है कि अगर मेरा ज्ञान भी किसी के काम आ जाए तो इसमें क्या हर्ज है। तो आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं थोड़ा सा मेरी हेल्प करके, मुझे शेयर करके, कमेंट करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।